हेलो हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसी कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में दिसंबर 2013 कॉमर्स के इकोनॉमिक्स की पीवाईक्यूज को आप लोगों के साथ में क्या कर रही हूँ, कवर कर रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ में। So a measure of responsiveness of the quantity demanded to changes in the price of a related goods। तो यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या होता है, ये क्या कहलाता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। ये क्या बताता है, परसेंटेज चेंज इन द, तो जो आप लोगों के पास में रिलेटेड गुड्स के प्राइस के अंदर चेंजेस आते हैं, परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ एक्स, एक्स के प्राइस में चेंज आने की वजह से वाई की डिमांड के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, तो ये आप लोगों के पास में क्या कहलाता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। एक्स के प्राइस में चेंज होने से वाई की डिमांड में क्या चेंजेस आते हैं, ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट में बेसिकली टू प्रोडक्ट के ऊपर बात की जाती है। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसके अंदर क्या होते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होती है। और एक हम लोगों के पास में क्या रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स होते हैं जो साथ में चलते हैं, उनके लिए क्या होती है, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है कि एक्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से, एक्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से वाई की जो डिमांड रहती है उसके एक्स की ही डिमांड के अंदर क्या फर्क आता है, एक्स की डिमांड की में क्या चेंजेस आते हैं, तो ये क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। और एक इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है जो बताता है इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या चेंजेस आते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी होता है तो वहां पर माइनस का साइन हमेशा आता है, क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस कम डिमांड ज्यादा, प्राइस के ज्यादा होने पर डिमांड कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी है, 260 है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 60 है। तो व्हाट विल बी द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है, चाहे आउटपुट 100 यूनिट हो चाहे 200 यूनिट, तो ये सेम रहेगी। तो ये एलिमिनेट कर दो, ये एलिमिनेट कर दो, ये एलिमिनेट कर दो, सीधा ही आंसर है, हमेशा फिक्स रहती है, सेम रहती है, तो ये कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। बाकी हमको पता है जो टीसी टोटल कॉस्ट होते हैं वो किसका सम अप होते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट कितनी है, 260 है। फिक्स कॉस्ट हम लोग निकाल लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 60 है। तो जो फिक्स कॉस्ट रहेगी वो कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिमल इनपुट कॉम्बिनेशन to minimize the cost for a given output will be at a point where। so optimal input combination, input होते हैं लैंड लेबर रॉ मटेरियल, तो इनपुट होते हैं। तो ऑप्टिमल इनपुट कॉम्बिनेशन को यूज करना है टू मिनिमाइज द कॉस्ट, ताकि जो कॉस्ट हो वो क्या हो, मिनिमाइज हो। फॉर ए गिवन आउटपुट विल बी एट ए पॉइंट, तो वो कहाँ पर होता है, ऑप्टिमल इनपुट कॉम्बिनेशन। ऑप्टिमल इनपुट एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जिससे जो कॉस्ट है गिवन आउटपुट में वो क्या हो रही है, मिनिमाइज हो रही है। तो वो कहाँ पर होती है, जहां पर जो आइसो कॉस्ट होती है वो किसके टेंजेंट होती है, आइसो क्वांट की। आइसो कॉस्ट मतलब जहां पर हर पॉइंट के ऊपर इक्वल कॉस्ट आ रही है, आइसो क्वांट जहां पर इक्वल प्रोडक्शन होता है, जहां पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो होता है इनपुट के बीच में वो इक्वल होता है। कोई भी मूवमेंट होती है इस ऑप्टिमम पॉइंट से तो उससे क्या होता है, लो लेवल ऑफ आउटपुट होता है। सो ऑप्टिमल इनपुट कॉम्बिनेशन टू मिनिमाइज द कॉस्ट फॉर ए गिवन आउटपुट वो कहाँ पर होता है, जहां पे आइसो कॉस्ट टेंजेंट होती है आइसो क्वांट के, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इनपुट के बीच में इक्वल होता है। कोई भी मूवमेंट ऑप्टिमम आउटपुट से तो वो लो लेवल ऑफ आउटपुट को क्रिएट करती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ द एक्शंस कैन बी टेकन टू पुट द राइवल एट ए डिसएडवांटेज पोजीशन अंडर द ओलिगोपोली। ओलिगोपोली एक ऐसी फर्म होती है जहां पे क्या पाए जाते हैं, फ्यू सेलर्स पाए जाते हैं, तो वो ओलिगोपोली वाली मार्केट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या पाई जाती है, किंग्ड डिमांड कर्व पाई जाती है। ठीक है, सो वो एक्शंस लिए जा रहे हैं जिससे जो ओलिगोपोली के अंदर मतलब कि जो राइवल है उसको हम लोग डिसएडवांटेज पोजीशन में लेकर आते हैं, कमिटमेंट से भी, थ्रेट से भी, प्रॉमिस से भी। तो ये सभी तरीके कि जिससे क्या किया जाता है, राइवल्स को डिसएडवांटेज पोजीशन में लेकर आया जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। जो लॉ ऑफ डिमांड होता है ये आप लोगों को क्या बताता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस कम होता है, बाकी सभी जो चीजें हैं वो क्या है, कांस्टेंट है, कैटेरस पेरिबस है। बाकी सभी जो चीजें वो क्या है, कांस्टेंट है। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग्स जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, प्राइस को छोड़कर बाकी चीजें, कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर का टेस्ट, सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है।
जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या होती है, कम होती है, और प्राइस के कम होने पे डिमांड क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो ये क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड होता है, ये डायरेक्शन बताता है। सो लॉ ऑफ डिमांड की फिर कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल नहीं होता है। कौन कौन सी जगह होती है जहाँ लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल नहीं होता है, वहां पे मतलब कि प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होगा, तो वो क्या होता है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड होता है। सो नॉर्मल गुड्स के अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं होती, यहाँ पे नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, अप्लाई होता है। बाकी जो गिफ्ट गुड्स होती है वहां पे पॉजिटिव प्राइस रिलेशन होता है, ठीक है, पॉजिटिव प्राइस रिलेशन, प्राइस बढ़ेगा तो इनकी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम तो इनकी डिमांड क्या होती है, कम होती है। आर्टिकल ऑफ कॉन्स्पिशियस कंजप्शन, ठीक है, इनको हम लोग स्टेटस सिंबल गुड्स भी कहते हैं, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन भी कहते हैं। ये हम तभी खरीदते हैं जब प्राइस क्या होता है, इंक्रीज, प्राइस बढ़ेगा तभी इनको खरीदा जाएगा। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। कभी कभी इग्नोरेंस होती है बाहर की, प्राइस कम है तो ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो उसको नहीं खरीदता है। तो नॉर्मल गुड्स के अंदर कोई भी एक्सेप्शन ऑफ डिमांड नहीं होता, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फुल्ली एप्लीकेबल होता है। बट इज द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस, यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो रहेगा वो कितना रहेगा, इन केस डिमांड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन। तो जहाँ पे आप लोगों के पास में ये क्या है, डिमांड कर्व है, यहाँ पे जो ईडी रहती है वो आप लोगों के पास पैरेलल टू द ओ एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे जो ईडी रहती है वो क्या रहती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है। कैसी रहती है, परफेक्टली इलास्टिक यहाँ पर होती है। परफेक्टली की स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा। सो यहाँ पे जो ईडी रहती है वो आप लोगों के पास में क्या रहती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अलग अलग डिग्रीज होती हैं। सो ईडी यहाँ पे क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होती है, यहाँ पे ईडी 0 होती है। जहाँ 0 होता है वो ओवाई एक्सिस के पैरेलल होता है। जहाँ पे जब ओवाई एक्सिस के पैरेलल होता है तो यहाँ पे क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक होता है, ठीक है। यहाँ पे ईडी ग्रेटर देन 1 होती है, यहाँ पे ईडी इंफिनिटी होती है, ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं, यहाँ ईडी लेस देन 1 होते हैं, लेस देन यूनिटरी होती है, ठीक है। तो ईडी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। सो अभी के लिए इतने क्वेश्चंस करते हैं, बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो थैंक यू टू